हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस के बारे में। हम सुमिता अरोड़ा वाली जो हमारी 2019-20 वाले सेशन की बुक है उसका हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्जाम 7 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को जितना जल्दी से जल्दी कवर कर पाएं उतना कर सकें, क्योंकि ये हमारा जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है ये उसकी रिवीजन है। और क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास है तो मे बी स्टूडेंट्स को ये रिक्वायर्ड होगा कि वो क्विक रिवीजन जो है वो कर पाएं अपने सिलेबस की। और बुक से पढ़ने में स्टूडेंट्स को जनरली टाइम लगता है, लेकिन वीडियो की हेल्प से वो बहुत जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनका एग्जाम बहुत पास है। बाकी जो अभी हमारे स्टूडेंट्स 12th क्लास में आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि डाटाबेस का सिलेबस जो है ये हमारा बेसिक पार्ट है, तो ये पार्ट तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंक्लूडेड ही है। ऑल्दो इस साल जो है डाटाबेस के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन बेसिक पार्ट जो है वो सेम रहेगा। तो इसलिए ये वीडियो 12th क्लास के हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, और जिनका एग्जाम है उनके लिए तो ये एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं जो आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अभी तक हमने जितना भी पार्ट किया सारा हमारा जो था उसमें हमने प्रैक्टिकल साथ साथ किए हर वीडियो में, क्योंकि अभी तक हम पाइथन वाला कर रहे थे तो पाइथन में हमने एनाकोंडा सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है सारे प्रैक्टिकल साथ साथ किए। बट यहाँ पे अब हम डाटाबेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ हम प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो साथ साथ नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारा प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे, बट थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ मिक्स नहीं करेंगे। उससे एक तो हमारी वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, और दूसरी चीज जो है वो मे बी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि हम सिंपल क्वेरीज जब पढ़ रहे हैं थ्योरी में वो इजीली समझ आ जाती हैं, बट जब हम उन्हें प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो कई बार कुछ एरर आ जाता है, या फिर अब सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स माई एसक्यूएल यूज करते हैं, कुछ माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोवाइडेड है वो यूज करते हैं। तो एसक्यूएल के बहुत सारे फ्री वर्जन अवेलेबल होते हैं नेट पे, तो हर स्टूडेंट जो है वो अलग अलग यूज कर रहा होता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। तो इसलिए यहाँ हम प्रैक्टिकल पार्ट को इसमें मिक्स करने की बजाय अभी हम पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन ऑफ माई एसक्यूएल, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि 11th क्लास में भी हमने डीबीएमएस के बारे में एसक्यूएल के बारे में पढ़ा था, तो पहले हम उसी की एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। A database is basically a computer based record keeping system। तो ये हम सब जानते हैं डाटाबेस का मतलब क्या होता है, कि रिकॉर्ड्स का एक डाटाबेस बना के हम रख लेते हैं कि जब भी हमें इनकी जरूरत हो तब हम उन्हें यूज कर पाए। तो इसलिए जो भी हम कंप्यूटर में डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम डाटाबेस बोल देते हैं। द कलेक्शन ऑफ डाटा यूजुअली रेफर्ड टू एज डाटाबेस, की जहां भी डाटा की कलेक्शन होती है उसे हम डाटाबेस कहते हैं। कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज, और डाटाबेस की एक और खास बात होती है कि एक डाटाबेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की ही इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस या मल्टीपल एंटरप्राइजेस को मिक्सअप नहीं करते, क्योंकि फिर सारा डाटा जो है वो मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए हम एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही डाटाबेस क्रिएट करते हैं। In a typical file processing system, permanent records are stored in various files। जब database system introduce नहीं हुआ था तो database के इन्वेंट होने से पहले क्या होते थे कि जो हमारा डाटा होता था, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती थी वो अलग अलग फाइल्स में स्टोर होती थी, और उन अलग अलग फाइल्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए या उन अलग अलग फाइल्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने पड़ते थे, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता था। A number of different application programs are written to extract record from the files
एंड ऐड रिकॉर्ड्स टू द एप्रोप्रिएट फाइल, कि उन फाइल्स में रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए भी और उन्हें रीड करने के लिए भी हमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो है वो लिखने पड़ते थे। बट दिस स्कीम हैज अ नंबर ऑफ मेजर लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज। और इस स्कीम में जो थी, एक तो ये स्कीम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कि हर बार एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखो, और दूसरी बात इस कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ उसके बहुत सारी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी थी। कौन कौन सी? जैसे कि डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। जब सेम चीज एक से ज्यादा बार रिपीट होती रहती है तो उसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी, जो कि डुप्लीकेशन का सिमिलर वर्ड होता है। डाटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सेम ही चीज है बट वो अलग अलग तरीके से स्टोर की गई है। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है, अब उस नाम की स्पेलिंग जो है एक जगह कहीं और लिखी हुई है, दूसरी जगह कुछ और लिखी हुई है, तीसरी फाइल में मे बी उन दोनों में से ही कोई एक लिखी हो, या तीसरी फाइल में मे बी कुछ और लिखा गया हो। अब क्योंकि टाइपिंग तो होती ही है, तो ह्यूमन बींग्स हैं, मिस्टेक हो सकती है, तो नाम टाइप करते वक्त गलतियां होने के चांसेस होते हैं। अब तीनों फाइल्स के लिए अगर अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो हमने 3 बार नाम टाइप किया, तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसीलिए जब हम अलग अलग फाइल्स में डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। अनशेयरेबल डाटा, क्योंकि अलग अलग फाइल्स हैं तो डाटा जो है वो शेयर नहीं हो पाता है। अनस्टैंडर्डाइज्ड डाटा। अब एक फाइल के लिए तो आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि इस फाइल में डाटा इस फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग फाइल है तो सब फाइल्स का जो है वो स्टैंडर्ड्स मैच करें कि हर फाइल में इस तरीके से होना चाहिए, वो काम पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए डाटा जो है वो अनस्टैंडर्डाइज हो जाता है कि एक फाइल में वही सेम डाटा किसी और फॉर्मेट में स्टोर है और दूसरी फाइल में वही डाटा किसी और फॉर्मेट में स्टोर होता है। इनसिक्योर डाटा। फाइल्स में जो है वो डाटा की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इनकरेक्ट डाटा एक्सेट्रा। A database management system is answer to all these problems as it provide a centralized control of the डाटा। अब ये जितनी भी हमारी प्रॉब्लम थी, डाटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, अनशेयरेबल, अनस्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा, इन सारी प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है, वो क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज डीबीएमएस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीबीएमएस जो है वो हमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल प्रोवाइड करता है डाटा का। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि सारे डाटा को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाता है, वो अलग अलग फाइल्स में नहीं होता, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं लिखने पड़ते, सब सारे डाटा के लिए एक ही स्टैंडर्ड होता है, एक ही प्रोग्राम होता है, वही सब पे वर्क करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है डाटा पे। अब डाटाबेस की एडवांटेजेस, जो ऊपर हमने फाइल सिस्टम की लिमिटेशन पढ़ी वही हमारे डाटाबेस की एडवांटेजेस होती हैं। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि डाटा रिडंडेंसी और डाटा इनकंसिस्टेंसी को कंप्लीटली रिमूव कभी भी नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ डाटाबेस में भी हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे मिनिमाइज कर सकते हैं जितना कम से कम हम डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी को कर सके। अब जिन स्टूडेंट्स ने, ऑब्वियसली एग्जाम टाइम है तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ये चीज, अब आपने प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने ये चीज देखी होगी कि एक टेबल की प्राइमरी की ही दूसरी टेबल में जाके फॉरेन की बनती है, यानी कि वो की रिपीट हो रही है। तो हमें एटलीस्ट एक चीज ऐसी चाहिए होती है जो हमारी मल्टीपल टेबल्स में कॉमन हो, ताकि हम उन टेबल्स को आपस में रिलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए हमने स्कूल का डाटा स्टोर किया हुआ है। स्कूल में जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम उस स्टूडेंट का जो है नेम, मदर नेम, फादर नेम, उसका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह स्टोर करते हैं, और साथ ही साथ हम उस स्टूडेंट की एक आईडी जो है वो जनरेट कर देते हैं। अब उसके बाद जब उसका एडमिशन हो जाता है तो एग्जाम जब होते हैं तो हमें तब एग्जाम से रिलेटेड अलग फाइल बनती है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह स्टोर होते हैं। अब जब उस स्टूडेंट के मार्क्स के साथ हमें उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है, मान लीजिए, तो जब हमें रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी होगी तो इस रिपोर्ट कार्ड वाली फाइल में हमें क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट के सारे मार्क्स भी चाहिए और साथ साथ ही हमें स्टूडेंट के मदर नेम, फादर नेम, उसका फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें भी चाहिए। तो अब ये जो स्टूडेंट के मार्क्स थे वो हमारे पास एक फाइल में थे एग्जाम वाली, और जो स्टूडेंट का नेम, मदर नेम, फादर नेम था वो दूसरी फाइल में था। ठीक है, अब इन दोनों टेबल को आपस में रिलेट कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट के मार्क्स
जो है यहाँ पे ये किस दूसरे स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो हमें दोनों टेबल में कोई तो कॉमन फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जो स्टूडेंट आईडी थी वो यहाँ पे तो थी ही हमारी, वो स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ एग्जाम टेबल में भी ले ली, क्योंकि जब भी हम मार्क्स स्टोर कर रहे हैं तो भले ही हम सारी डिटेल नहीं लिख रहे, लेकिन स्टूडेंट की कोई इंफॉर्मेशन तो लिखेंगे, या तो उसकी आईडी, या तो उसका नाम, या फिर उसका रोल नंबर। कोई चीज तो हमें चाहिए कि मार्क्स स्टोर करने के लिए, और वो जो हमने यूज किया वो रिपीट हो गया, क्योंकि वो तो हमारा इस टेबल में भी था। तो इसीलिए डाटा जो है वो रिपीट तो होगा ही होगा, सिर्फ हमें क्या करना होता है कि जिस हद तक हम उसे मिनिमाइज कर सकें, हमें उसे मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, डाटाबेस सिस्टम रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट, कि फाइल सिस्टम में जो है वो डाटा रिडंडेंसी बहुत ज्यादा होती थी, डाटाबेस में हमने उसे बहुत हद तक कम कर दिया, जितना की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हमने उसे उतना ही रखा। सिमिलरली डाटा इनकंसिस्टेंसी भी जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक रिड्यूस कर दी गई। डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है तो डाटा जो है वो शेयर हो पाता है आपस में, और इसीलिए हमें डाटा को ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, जब हमें रिपोर्ट कार्ड चाहिए थी तो हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी को दोनों टेबल्स में रखा था। अब स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हमने एग्जाम वाली टेबल से मार्क्स उठा लिए, और एडमिशन वाली टेबल से स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसके मदर फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें पिक कर ली। अदरवाइज तो अगर हमारे पास फाइल सिस्टम होता तो हमें इस एग्जाम वाले फाइल में ही नेम, फादर नेम, मदर नेम भी स्टोर करने पड़ते, क्योंकि डाटा आप दूसरी टेबल से तो शेयर कर ही नहीं सकते थे। इसलिए डाटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है तो वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि सभी टेबल्स में डाटा जो है उसी फॉर्मेट में स्टोर होगा। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस कैन इंश्योर डाटा सिक्योरिटी, डाटाबेस जो है वो हमें डाटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर यूजर का अपना यूजर नेम, पासवर्ड होता है, तो कोई भी डाटा को मतलब हार्म नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड थ्रू डाटाबेस, और डाटाबेस के थ्रू जो है डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। इन सारी एडवांटेजेस को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम एसक्यूएल की को यूज करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये सारी एडवांटेजेस जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं। नाउ रिलेशनल डाटा मॉडल, अब जब हम डाटाबेस को करते हैं तो डाटाबेस में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी मॉडल की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम डाटा को स्टोर करें, किस स्ट्रक्चर में जो है हम डाटा क्रिएट करें या डाटा स्टोर करें जो कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो। तो उसी को हम डाटा मॉडल कहते हैं। और हमारे पास अलग अलग तरह के डाटा मॉडल होते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग डाटा मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल, रिलेशनल डाटा मॉडल। बट वो सब हमें जब हम कॉलेज में जाते हैं, हाई लेवल पे हमें पढ़ना होता है, तब हम उन सबको स्टडी करते हैं। यहाँ हमें सिर्फ उस डाटा मॉडल को स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस में है और जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में रिलेशनल डाटा मॉडल है, तो देखते हैं कि रिलेशनल डाटा मॉडल क्या कहता है। सबसे पहले डाटा मॉडल क्या होता है? अ डाटा मॉडल रेफर्स टू अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, कि डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है कि डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा मॉडल। ठीक है, तो डाटा मॉडल जो है, डाटा इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट द डाटाबेस शुड ओबे। तो उस डाटा के स्ट्रक्चर को और उन कंस्ट्रेंट्स को डाटाबेस जो है वो फॉलो करता है। मोस्ट कॉमनली यूज डाटा मॉडल फॉर डाटाबेस इज रिलेशनल डाटा मॉडल। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा मॉडल है वो कौन सा है? हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है उसमें हमारा डाटा जो है वो किस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड होता है? टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स की फॉर्म में यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है, और इन टेबल्स को हम क्या कहते हैं? रिलेशंस। दैट दीज टेबल्स आर कॉल्ड द रिलेशंस। A row in a table represent a relationship among a set of values। अब जब हम टेबल में डाटा स्टोर कर रहे हैं तो डाटा जो है वो रो और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जो रो होती है वो रो एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट टेबल हमने क्रिएट की, उस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास कॉलम्स हैं, हम स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास,
ठीक है। अब इस स्टूडेंट टेबल में हम स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं, उसका नाम स्टोर कर रहे हैं, उसका फादर नेम स्टोर कर रहे हैं, उसका मदर नेम स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास ये 4 इंफॉर्मेशन, 4 कॉलम ये हमारे पास हो गए। अब जब इसमें हम रोज इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए हमने ये फर्स्ट रो इंसर्ट की, इसमें क्या क्या होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, मदर नेम, फादर नेम। फिर जब हमने दूसरी रो इंसर्ट की, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये दूसरी रो इंसर्ट की, तो इस दूसरी रो में क्या होगा, किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसके मदर का नाम, फादर का नाम। सिमिलरली थर्ड रो में जो है वो किसी थर्ड स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम और मदर नेम होगा। इसी तरीके से हर रो जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, वो एक पूरी इंफॉर्मेशन बता रही है। उस रो में जितने कॉलम है वो सारे आपस में रिलेटेड हैं, वो एक रिलेशन है। तो इसलिए a row in a table represent a relationship among set of values, की टेबल की जो रो होती है वो सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। Since a table is a collection of such relationships, अब टेबल जो है वो तो रोज की कलेक्शन है, इन सारी रोज को मिला के टेबल बनती है, यानी कि इन रिलेशनशिप्स की कलेक्शन है। इसीलिए हम टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। तो जहां भी अगर हमें कहीं पे टर्म रिलेशन मिलती है तो उसका मतलब क्या होता है, टेबल। इट इज जनरली रेफर्ड टू यूजिंग मैथमेटिकल टर्म रिलेशन फ्रॉम विच द रिलेशनल डाटा मॉडल डिराइव्स इट्स नेम, और इसी की हेल्प से इस डाटा मॉडल का नाम डिराइव हुआ, क्योंकि ये वाला जो डाटा मॉडल है इसमें डाटा हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं। इसीलिए इस डाटा मॉडल का नाम क्या पड़ गया, रिलेशनल डाटा मॉडल। अब इस डाटा मॉडल में जो मेन टर्म्स यूज होती हैं हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टर्म हमारी क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन का अभी हमने पढ़ ही लिया। रिलेशन क्या होता है, अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकली रिलेटेड डाटा, कि एक टेबल की फॉर्म में होता है जिसमें लॉजिकली डाटा स्टोर्ड होता है। क्योंकि जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली उसमें हम वही डाटा स्टोर करते हैं जो आपस में लॉजिकली कनेक्ट हो, जिसका कोई कनेक्शन ही ना हो उसे हम इस टेबल में क्यों स्टोर करेंगे। डाटा मस्ट बी एटॉमिक इन अ सेल, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जो होता है। मान लीजिए ये कंप्लीट रो है तो इसका ये एक कॉलम है, ये लास्ट कॉलम जो था, यहाँ पे ये इसका ये वाला कॉलम मदर्स नेम का था, ये वाला कॉलम स्टूडेंट्स नेम के लिए था और ये वाला कॉलम जो था वो किसके लिए था, रोल नंबर के लिए था। तो यहाँ पे ये एक जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल, यानी कि कॉलम और रोज का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल बताता है, और उस सेल में एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि सेल में जो है वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ऑल रोज ऑफ दिस टेबल आर डिस्टिंक्ट, एक टेबल की सभी रो डिस्टिंक्ट होती हैं, कभी भी पूरी की पूरी रो जो है वो टेबल में रिपीट नहीं हो सकती। ऑर्डरिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज इमैटेरियल, रोज और कॉलम का कोई भी ऑर्डर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर दिया और वहीं से हमें वैल्यूज पिक करनी है। हर कॉलम के लिए एक स्पेसिफाइड डोमेन होती है। जैसे यहाँ पे ये रोल नंबर कॉलम है तो रोल नंबर में जितनी भी इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब एक डोमेन से बिलोंग करेंगी। ये नेम कॉलम है, नेम कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो एक डोमेन से बिलोंग करेंगी। अब डोमेन क्या होती है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, अभी आगे हम सीखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करते टाइम हम कॉलम का नाम और उसके साथ उसका डाटा टाइप देते हैं। तो जब हम वो डाटा टाइप देते हैं वो एक तरीके से उस कॉलम की डोमेन डिफाइन कर देता है। मान लीजिए रोल नंबर के लिए हमने दिया डाटा टाइप इंटीजर, तो रोल नंबर की डोमेन क्या हो गई, जितने भी इंटीजर नंबर्स होते हैं वो हमारे रोल नंबर की डोमेन बन गई कि यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। तो डोमेन क्या होता है, दिस इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। तो जहाँ पे हम कॉलम जिससे हम कॉलम की वैल्यूज पिक करते हैं उस पूल को हम क्या कहते हैं, डोमेन, और ये डोमेन हम डाटा टाइप की हेल्प से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है टपल। हमारी टेबल में जो रोज होती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, टपल। अ रो इन अ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज अ टपल। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे टेबल के जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स उन्हें हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो कॉलम ऑफ अ रिलेशन इज जनरली रेफर्ड एज एन एट्रीब्यूट। डिग्री होती है हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन, यानी कि एक टेबल में जितने कॉलम्स होंगे उस टेबल की उतनी ही डिग्री होगी।
आप यहाँ देख सकते हैं, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, कॉलम, और रिलेशन मतलब टेबल, यानी कि एक टेबल में जितने कॉलम है वो उस टेबल की डिग्री होगी। कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, एक टेबल में जितनी रोज होती हैं वो उस टेबल की कार्डिनलिटी होती है। तो आप देखिए, दिस रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, यानी कि रिलेशन मीन्स टेबल, अगेन टपल मीन्स रोज, कि एक टेबल में जितनी रो होती हैं वो उस टेबल की कार्डिनलिटी होती है। अब व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब होता है कि वो टेबल जो एक्चुअली हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, बट यूजर को इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने वर्चुअली उस टेबल को क्रिएट किया है, उसे हम कहते हैं व्यू। इट इज अ वर्चुअल टेबल that does not really exist in its own right but is instead derived from one or more underlying base tables। यानी कि जैसे कि अभी मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल देके बताया था, हमारे पास मान लीजिए एक एडमिशन टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ स्टोर है, और एक एग्जाम टेबल है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर है। अब जब हमें रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है तो रिपोर्ट कार्ड नाम की कोई एक्चुअल टेबल हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल्स कौन कौन से टेबल में है, एडमिशन टेबल में और एग्जाम टेबल में। तो हम उन दोनों टेबल्स से इंफॉर्मेशन पिक करते हैं, एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, मदर नेम, फादर नेम, उसके सारे मार्क्स, उसकी परसेंटेज, उसका एड्रेस और फोन नंबर सब कुछ स्टोर है, और उसका हम प्रिंट आउट निकाल के यूजर को दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन यूजर को दिखा रहे हैं। अब ये रिपोर्ट कार्ड जो हमने बनाई, ये हमने एक वर्चुअल टेबल बनाई, एक्चुअली डाटाबेस में इस तरह की कोई टेबल नहीं थी। जो डाटाबेस की एक्चुअल टेबल थी, बेस टेबल थी, एडमिशन और एग्जाम, हमने उन्हें यूज करके ये टेबल बनाई, तो उसे हम क्या बोल देंगे, व्यू बोलेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है हमारा, अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि टेबल की हर रो जो है वो यूनिक होती है, टेबल में कभी भी रोज जो है वो रिपीट नहीं होती, सारी रोज डिस्टिंक्ट होती है। तो वो डिस्टिंक्ट कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, यानी कि हम अपनी टेबल में, अपने रिलेशन में कोई भी एक कॉलम ऐसा डिसाइड करते हैं जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक कॉलम, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए टेबल में कोई कॉलम ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू रिपीट ना हो, तो हम 2 या 3 कॉलम को मिला के भी एक ग्रुप बना देते हैं जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, और उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का रोल नंबर कभी रिपीट नहीं होता, स्टूडेंट की आईडी कभी रिपीट नहीं होती, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। तो इनमें से किसी को भी आप आप जो है प्राइमरी की बना सकते हो। तो प्राइमरी की क्या होता है, अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, यानी कि कोई एक कॉलम भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा कॉलम्स का सेट भी हो सकता है, that can uniquely identify tuples within a relation, जो हर रो को टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। यानी कि प्राइमरी की क्या होती है, वो कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अब कैंडिडेट की क्या होती है, अगर आपको प्राइमरी की समझ आया है तो आपको कैंडिडेट की भी जो है वो बहुत इजीली समझ आएगा। अब अगर हम स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के हमारे पास स्टूडेंट आईडी भी है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी तो पूरे स्कूल के लिए जनरेट होती है, उसकी अलग सीक्वेंस होती है, रोल नंबर हर क्लास के लिए होता है, उसकी अलग सीक्वेंस होती है। तो अब एक स्टूडेंट के आईडी भी है, रोल नंबर भी है, उस स्टूडेंट का हमने आधार कार्ड भी स्टोर कर रखा है। तो ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो यूनिक होती हैं। तो जब हम प्राइमरी की बनाएंगे तो हम तीनों में से किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि तीनों ही हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तीनों में से किसी को भी चूज कर लो। तो ये तीनों हमारी क्या बन जाएंगी, कैंडिडेट की, और इन तीनों में से किसी एक को हम क्या बना देंगे, प्राइमरी की। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या होती है, एक तरीके से वो कॉलम्स जो प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट होते हैं, एलिजिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट की। all attribute combinations inside a relation that can serve as a primary key are candidates की, यानी कि वो सारे attributes
सारे कॉलम्स जो कि प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं, एज दीज आर कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की पोजीशन, क्योंकि वो प्राइमरी की पोजीशन के कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। अल्टरनेट की, अब हमने कैंडिडेट की पढ़ा, जैसे हमने स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में ही देखा था कि हमारे पास 3 कैंडिडेट की आ गई थी, स्टूडेंट आईडी थी, हमारे पास 3 कैंडिडेट की कौन कौन सी थी, स्टूडेंट आईडी थी, उसके अलावा स्टूडेंट का रोल नंबर था और उसका आधार कार्ड था। ठीक है, अब इन तीनों में से हम प्राइमरी की तो एक को ही बनाएंगे, तो बाकी जो 2 बच गई वो क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट की। मान लीजिए हमने ये आधार कार्ड को प्राइमरी की बना दिया, तो ये जो 2 बच गई, ये दोनों कीज हमारी क्या हो गई, अल्टरनेट कीज हो गई। ठीक है, तो ये तीनों कैंडिडेट थी, तीनों में से एक को प्राइमरी बना दिया, बाकी बची हुई अल्टरनेट की हो गई। A candidate key that is not primary key is called an alternate key। तो वो कीज जो कि हमारी प्राइमरी की नहीं, वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट की। अब इसका आप इलेक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको हम कैंडिडेट कहते हैं, लेकिन उनमें से इलेक्ट तो कोई एक ही हो पाता है, तो बाकी जो इलेक्ट हो गया वो प्राइमरी हो गया, जो बाकी बच गए वो क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, अ नोन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table is known as foreign key in its current table। अब इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फॉरेन की जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू अदर कीज। ठीक है, सबसे पहली लाइन, अ नोन की एट्रीब्यूट। नोन की एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की में भी हम एक सिंगल कॉलम को प्राइमरी की बना दें, या फिर हम सेट ऑफ कॉलम्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाएं। अगर टेबल में कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम 2 कॉलम्स को या 3 कॉलम्स को मिला के जो है प्राइमरी की बना देते हैं। तो जो कॉलम्स हमारी प्राइमरी की का पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं की एट्रीब्यूट्स, और बाकी जो रिमेनिंग कॉलम्स बच जाते हैं वो हमारे होते हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो बाकी जो बच गए वो सारे क्या है, हमारे नॉन की एट्रीब्यूट। तो जब हम फॉरेन की पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि फॉरेन की जो है वो सिर्फ नॉन की एट्रीब्यूट्स में से ही बनाई जा सकती है। अब मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कई सारे कॉलम्स हैं, ये इस तरीके से मान लीजिए ये एग्जाम टेबल है, एग्जाम टेबल में यहाँ स्टूडेंट आईडी है, ये हमारे मार्क्स हैं, ये मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे मार्क्स हैं। इसी तरीके से एक एडमिशन टेबल थी, एडमिशन टेबल में यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है, उसका रोल नंबर है और उसका फादर नेम है, मदर नेम है, इस तरीके से ये सारे हमारे पास कॉलम्स हैं। अब जब हमें फॉरेन की बनानी है, तो पहले हमें ये देखना है कि हम उसी कॉलम को फॉरेन की बनाएं जो कि प्राइमरी की ना हो। मान लीजिए इस टेबल में हमारी ये प्राइमरी की है, ठीक है, अब बाकी जो ये 3 बच गए ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन कॉलम्स में से हम किसे प्राइमरी की बना सकते हैं, किसे फॉरेन की बना सकते हैं, उस कॉलम को जो कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की रह चुका हो। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आईडी है, ये वाला जो हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम, ये हमारा एडमिशन टेबल में क्या था, प्राइमरी की था। तो यानी कि इस कॉलम को हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं। तो अ नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table is known as the foreign key in its current table। तो foreign key की पहली जो खास बात होती है वो तो ये कि वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होनी ही होनी चाहिए। foreign की का हमारा पर्पस क्या होता है, फॉरेन की वो की होती है जो 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करती है। तो जब हम 2 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन दोनों टेबल्स में कॉमन होनी चाहिए वो फील्ड। तो हमारी जो टेबल है उस टेबल में अगर कोई ऐसी की है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की है, तो इसीलिए हम उस कॉलम की हेल्प से अपनी टेबल को उस दूसरी टेबल से कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे फॉरेन की बना सकते हैं कि ये हमारी फॉरेन की है, ये हमें किसी फॉरेन टेबल से जो है वो कनेक्ट कर सकती है। ठीक है,
अब जब हम फॉरेन की बना देते हैं उस पे कई सारी हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती है और उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन कंस्ट्रेंट को हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के नाम से जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, उससे आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A referential integrity is a system of rules that a DBMS use to ensure the relationship between the records in related tables are valid and that user don't accidentally delete or change related data। यानी कि referential integrity जो है वो ऐसा रूल है जो कि डाटाबेस में ये इंश्योर करता है कि जब दो टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं तो एक तो उनका रिलेशन जो है वो वैलिड हो और दूसरा कोई भी यूजर एक्सीडेंटली जो है उस डाटा को डिलीट ना कर पाए, ना ही उसे चेंज कर पाए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में ऐसे रूल्स डिफाइन किए गए हैं। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमें वो तीनों रूल्स दिए गए हैं। द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज अ प्राइमरी की और हैज अ यूनिक इंडेक्स। जब हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें से जो मेन टेबल है, मेन टेबल को हम प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी टेबल है उसमें हमारे पास प्राइमरी की या फिर यूनिक इंडेक्स जो है वो होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी की या यूनिक इंडेक्स नहीं है तो वो किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगी और अगर फॉरेन की नहीं बन पाएगी तो टेबल्स आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। अब हमने यहाँ स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की किस लिए बनाया था, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो है वो एडमिशन टेबल में प्राइमरी की थी। अगर वो प्राइमरी की नहीं होती तो आप उसे फॉरेन की नहीं बना पाते। तो फॉरेन की बनाने के लिए हमने यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन पढ़ी थी, दैट प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। तो प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की या यूनिक इंडेक्स का होना जरूरी होता है। दूसरी चीज, द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डाटा टाइप। दोनों कॉलम्स का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, यानी कि जिस टेबल, जो प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की है और जो दूसरी टेबल में हमने फॉरेन की बनाई, यानी कि एडमिशन में जो हमने स्टूडेंट आईडी लिया था इसका डाटा टाइप और यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट आईडी लिया था इसका डाटा टाइप, दोनों का डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। कॉलम के नाम आप अलग अलग रख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉलम का नाम लिख दिया स्टूडेंट हाइफन आईडी और यहाँ पे हमने उसका नाम रख दिया ST_ID। तो अब दोनों के नाम अलग अलग हैं लेकिन उनका डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए। अगर डाटा टाइप अलग अलग है तो आप उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाओगे। Both tables belong to the same database. Referential integrity can't be enforced for linked table from database in other formats. अब यहाँ पे ये जो दोनों टेबल्स हैं जिसे हमने फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से रिलेट किया है, ये दोनों टेबल्स हमारी सेम डाटाबेस में होनी चाहिए, क्योंकि जो सेम डाटाबेस में होते हैं उनका फॉर्मेट सेम होता है, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेम होते हैं। अगर वो अलग अलग डाटाबेस में होंगी तो उनके स्टैंडर्ड्स, उनके फॉर्मेट्स अलग अलग होंगे, तो आप उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, When referential integrity is enforced, अब अगर मान लीजिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, एक टेबल जो हमारी प्राइमरी टेबल थी उसमें हमारे पास प्राइमरी की भी है, दूसरी टेबल में हमने जो फॉरेन की बनाई उसका और प्राइमरी की वाली उसका डाटा जो है सेम है, दोनों टेबल्स जो है सेम डाटाबेस में भी हैं, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि ये हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से कनेक्ट हो गई। अब जब हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद भी हमें कुछ रूल्स जो है वो ध्यान रखने होते हैं, जो कि हम खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि एक बार रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश हो गई तो ये वाले जो रूल्स हम अभी देखने जा रहे हैं ये अपने आप फॉलो होते हैं, डाटाबेस इन्हें फॉलो करवाता है। कौन कौन से रूल्स? यू कांट एंटर अ वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल that does not exist in the primary key of the primary table। यानी कि आप फॉरेन की वाले कॉलम में ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिख सकते जो कि प्राइमरी की वाले कॉलम में हमारी एग्जिस्ट ना करती हो। अब अगर हम इसी का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं एक बार ये यहाँ से हटा देती हूँ हाईलाइट वाला पार्ट। अब यहाँ हमारे पास दो टेबल थी, एक एग्जाम टेबल थी और एक कौन सी थी, हमारी एडमिशन टेबल थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी थी, ये मार्क्स थे, ये परसेंटेज थी और ये मान लीजिए ग्रेड, ये चार कॉलम हमारे पास थे। ठीक है, अब यहाँ एडमिशन टेबल में भी हमारे पास स्टूडेंट आईडी थी, नेम था स्टूडेंट का,
मदर नेम था, फादर नेम था, एड्रेस है और फोन नंबर। ये कॉलम्स हमारे पास एडमिशन टेबल में है। अब यहाँ पे ये जो है हमारी, ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो की है वो क्या है हमारी, मान लीजिए ये की जो है वो हमारी क्या है, फॉरेन की, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली की में ये मान लीजिए हमारी क्या है, फॉरेन की, इस तरीके से, ठीक है। अब इस फॉरेन की में आप वही वैल्यूज एंटर कर सकते हो जो यहाँ वाली प्राइमरी की में है। अब आप एज्यूम करके देखो, जब आप एग्जाम वाली टेबल क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ आप स्टूडेंट आईडी कौन कौन सी ले सकते हो। जिन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ होगा उन्हीं की तो स्टूडेंट आईडी लिखोगे। क्या आप इस कॉलम में किसी ऐसे स्टूडेंट की आईडी लिख सकते हो जिसका एडमिशन ही ना हुआ हो, जो कि यहाँ एडमिशन टेबल में एग्जिस्ट ही ना करता हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वैलिड ही नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कहता है, यू कांट एंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की, यानी कि इस फॉरेन की फील्ड में हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते of that does not exist in the प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल, यानी कि जो प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती वैसी कोई वैल्यू हम यहाँ इस कॉलम में नहीं डाल सकते। अब यहाँ आप किसी ऐसे स्टूडेंट की आईडी डाल दो जिसका एडमिशन ही ना हुआ हो तो वो तो इलॉजिकल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए डाटाबेस खुद से ये इंश्योर करता है कि आप इस चीज का ध्यान रखो कि आप वही वैल्यूज डालो जो यहाँ है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू डाली है तो वो तभी की तभी आपको एरर मैसेज जो है शो कर देगा कि आपने जो है इनवैलिड रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया है। However, you can enter a null value इन द फॉरेन की, लेकिन ये जो फॉरेन की होती है हम इसमें कोई भी नल वैल्यू डाल सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें, हमारे पास एक एग्जाम, एक पेपर है, उसे हमने चेक कर लिया, उससे हमने एग्जाम के मतलब मार्क्स भी उसके डिसाइड कर लिए, परसेंटेज भी निकाल दी, ग्रेड भी, लेकिन किसी वजह से उस पेपर का जो फ्रंट पेज था उस पे पानी गिर गया। अब पानी गिर गया तो स्टूडेंट की आईडी जो थी वो जो है क्लियरली विजिबल नहीं है। उस केस में अब स्टूडेंट की आईडी आपको नहीं पता। आपको ये तो पता है ये हमारे ही स्कूल के बच्चे का एग्जाम है, इसके मार्क्स इतने हैं, परसेंटेज और ग्रेड इतने हैं, बट उसके स्टूडेंट आईडी आप उस पेपर से रीड नहीं कर पा रहे। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या स्टोर कर दोगे, नल स्टोर कर दोगे कि बाद में जब पता चलेगी हम तब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो फॉरेन की वाली जो कॉलम होती है उसमें हम नल वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफाई कर देगा कि अभी जो है रिकॉर्ड्स अनरिलेटेड है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट आईडी पता नहीं चलेगी उस स्टूडेंट का आप नाम, फादर नेम, मदर नेम भी पता नहीं कर पाओगे, इसलिए ये दोनों रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपस में अनरिलेटेड हो जाएंगे। You can't delete a record from the primary table if matching index exists in the related table. अब ये हमारी प्राइमरी टेबल है, तो प्राइमरी टेबल से हम ऐसा कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते जिसका मैचिंग रिकॉर्ड जो है वो किसी दूसरी रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट करता हो। अब यहाँ हमारी ये प्राइमरी टेबल है, मान लीजिए एक स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट को अपना एडमिशन विड्रॉ करना है तो आपको उसके वाली रो जो है वो यहाँ से डिलीट करनी है। बट अगर वो रिकॉर्ड एग्जाम टेबल में है तो आप उस रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। पहले आपको एग्जाम टेबल से डिलीट करना पड़ेगा और फिर आपको एडमिशन टेबल से डिलीट करना पड़ेगा, ताकि आपका डाटा जो है कंसिस्टेंट रहे। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दिया और वहां वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आपके डाटाबेस में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी और आपका पहले वाला रूल भी वायलेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट करने लगेगी जो कि प्राइमरी टेबल में है ही नहीं, जो हमारा इनवैलिड केस बन जाएगा। इसलिए प्राइमरी टेबल से कोई भी डाटा या कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले हमें उसके जो रिलेटेड टेबल्स हैं उन्हें कंसीडर करना होता है। तो हम डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम उन रिकॉर्ड्स को चेंज भी नहीं कर सकते। यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहता है कि उससे स्टूडेंट आईडी जो है वो चेंज करवानी है, तो आप उसकी आईडी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो और भी कई सारी टेबल्स में इंसर्टेड है और अगर आपने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किए तो डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो फॉरेन की का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो हमारे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को जो है एस्टेब्लिश करती है, दो टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज हो पाती है। और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है समझने के लिए।
अब यहीं तक हमारा मेन पार्ट था। इसके बाद हमारे जो है एसक्यूएल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है और समझना भी बहुत इजी है। यहाँ पे यही मेन था कि प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अब यहाँ पे जो है हम अपने सिलेबस में जो यूज कर रहे हैं वो हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। माई एसक्यूएल जो है वो नेट पे फ्रीली अवेलेबल होता है। इट इज अ फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। डीबीएमएस के बहुत सारे वर्जन होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ का सिर्फ ये होता है कि 1 मंथ का ट्रायल वर्जन होता है, उसके बाद वो पेड होता है। बट माई एसक्यूएल कंप्लीटली फ्री है, वो ओपन सोर्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और ये वाला जो माई एसक्यूएल है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को ही यूज करता है, यानी कि एसक्यूएल ही यूज करता है। It is downloadable from the site www.mysql.org, यानी कि ये ऑफिशियल लिंक भी आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहो तो आप इस साइट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। In a MySQL database, information is stored in tables. क्योंकि MySQL भी जो है वो रिलेशनल डाटा मॉडल को सपोर्ट करता है, इसीलिए इस डाटाबेस में भी इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होती है। A single MySQL database can contain many tables at once. जो MySQL में जब हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक डाटाबेस में हम बहुत सारी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर टेबल जो है वो इंडिविजुअली थाउजेंड्स रिकॉर्ड स्टोर कर पाती है, जो कि बिगिनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए इनफ होता है। यानी कि क्योंकि हमें इतने ज्यादा डाटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं, तो जब हम सीख रहे हैं तो उस पर्पस के लिए ये हमारे लिए बेस्ट होता है। MySQL provide you with a rich set of features that support a secure environment for storing, maintaining and accessing data। और MySQL जो है वो हमें सिक्योर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। हमारा डाटा जो है वो ब्रीच नहीं हो सकता, उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता। It is fast, reliable, scalable alternative to many of the commercial RDBMS available today। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल RDBMS अवेलेबल हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में, आईटी कंपनीज में यूज होते हैं। तो MySQL जो है उसका एक अल्टरनेटिव है कि आप पहले अगर सीखना चाहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। MySQL database system refers to the combination of MySQL server instance and MySQL database। MySQL में दोनों चीजें होती हैं, सर्वर इंस्टेंस भी होता है और डाटाबेस भी होता है। इट ऑपरेट्स ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि एक सर्वर होता है और उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उन रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। इन विच द सर्वर रन्स ऑन द मशीन कंटेनिंग द डाटाबेस। और यहाँ पे जो सर्वर होता है वो उस मशीन पे रन करता है जिसमें हमारा डाटाबेस स्टोर है, सारा डाटा स्टोर है, और क्लाइंट्स जो हैं वो नेटवर्क की हेल्प से उस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। अब सर्वर का काम क्या होता है? इट लिसन्स फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं वो उन रिक्वेस्ट को सुनता है। कमिंग ओवर द नेटवर्क, यानी कि उस नेटवर्क पे जितने भी क्लाइंट होंगे वो क्लाइंट्स उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, तो वो सर्वर उन सभी रिक्वेस्ट को सुनेगा and access the database content according to those requests and provide that to the client। और क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी होगी उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे वो उसे डाटाबेस से डाटा को रीड करके रिटर्न करेगा। यानी कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली डाटाबेस से डील नहीं करते। क्लाइंट्स जो है वो अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हैं और सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझ के डाटाबेस से डाटा पिक करता है और फिर उस डाटा को क्लाइंट को भेजता है। Clients are the programs that connect to the database server। Clients जो हैं वो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। Issues queries in a pre-specified format, और वो अपनी क्वेरीज सर्वर को भेजते हैं और वो क्वेरी जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है जो कि पहले से डिफाइंड होता है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे SQL। SQL हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वो एक तरीके से फॉर्मेट डिफाइंड करता है क्वेरीज के लिए। MySQL is compatible with the standards based SQL, यानी कि MySQL जो है वो SQL से कंपेटेबल है। हम SQL लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं MySQL सॉफ्टवेयर पे। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा SQL वाला पार्ट कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और हम उन्हें कैसे वर्क करते हैं। In order to access data within MySQL database, all programmers and users मस्ट यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जब आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो
तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। कि अगर आपको कोई लैंग्वेज उस सॉफ्टवेयर में इनफैक्ट जो लैंग्वेज यूज हो रही है, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज ही नहीं कर सकते। तो हमें एसक्यूएल आनी चाहिए डाटाबेस को रन करने के लिए, ना सिर्फ माई एसक्यूएल, इवन हमारे पास जितने भी डाटाबेसेस होते हैं उन सब का बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। SQL is the set of commands that is recognized by nearly all RDBMSs। तो structured query language जो है SQL जो है वो एक set of commands है जिसे कि हर relational database model समझ सकता है, तो इसलिए उसे समझना हमारे लिए जरूरी है। A structured query language is a language that enables you to create and operate on relational databases। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है वो हमें डाटाबेस क्रिएट करने में और उस पे काम करने में हेल्प करती है। अब डाटाबेस जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी कई टाइप की होती हैं। मेनली हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, DDL, DML एंड TCL। ऑल्दो इसके अलावा भी हमारे कमांड्स होती हैं, बट फिलहाल 12th क्लास के अकॉर्डिंग हम हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 तरीके की कमांड्स ही पढ़ेंगे, और वो कौन कौन सी होंगी? DDL, DML एंड TCL। ठीक है, अब वन बाय वन हम तीनों को देख लेते हैं। SQL प्रोवाइड मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हर तरह की कमांड अलग पर्पस के लिए यूज होती है। SQL कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डाटा को डिफाइन करना। तो जहां भी हमें डाटा को डिफाइन करने से रिलेटेड काम होगा उन कमांड्स को हम क्या कहेंगे? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या क्या आता है? टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स के स्ट्रक्चर को चेंज करना। स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब क्या है? जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं उसमें कितने कॉलम्स होंगे, हर कॉलम का डाटा टाइप क्या होगा और उस पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगेंगे। कंस्ट्रेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, कि उस टेबल पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। ये सारा पार्ट हम डिफाइन करते हैं जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं। बाद में मान लीजिए हमें कोई कॉलम ऐड करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है या किसी कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है, तो उस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहेंगे? टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना, टेबल को अल्टर करना। तो टेबल क्रिएशन का काम, टेबल को अल्टर करने का काम, या फिर अगर हमें टेबल को डिलीट करना है, उसे ड्रॉप करना है, तो ये सारे काम हम डाटा डेफिनेशन कमांड्स की हेल्प से कर पाते हैं। अब इसके साथ साथ याद करने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब हम आगे क्वेरीज पढ़ेंगे तो जिस भी कमांड में, एसक्यूएल की जिन क्वेरीज में, जिन कमांड्स में टेबल कीवर्ड यूज हो रहा हो, जहां भी कमांड के अंदर टेबल वर्ड यूज हो रहा हो, तो उसे देख के आप समझ जाना कि वो कैसी कमांड है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। ठीक है, जब हम क्रिएशन की कमांड पढ़ेंगे वहां भी आप देखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल वर्ड यूज हो रहा होता है। अल्टरिंग के लिए कमांड होती है अल्टर टेबल, वहां भी टेबल कीवर्ड यूज होता है। ड्रॉपिंग के लिए कमांड होती है ड्रॉप टेबल, वहां भी टेबल कीवर्ड यूज होता है। तो डीडीएल वाली जितनी भी कमांड्स होती हैं डाटा डेफिनेशन की, उनमें सब में टेबल कीवर्ड का यूज होता ही है। ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग प्रिविलेजेस एंड रोल्स। अब हमें अगर डाटाबेस में किसी को प्रिविलेजेस ग्रांट करनी है या किसी से प्रिविलेजेस को रिवोक करना है, रिवोक मीन्स उससे वापस ले लेना, छीन लेना, ग्रांट मीन्स किसी को परमिशन दे देना, तो ये काम भी हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की हेल्प से ही कर सकते हैं कि कौन सा यूजर जो है वो डाटाबेस में कुछ राइट कर सकता है, कौन सा यूजर सिर्फ रीड कर सकता है। इस तरीके की जो परमिशंस होती हैं उन्हें ग्रांट करना और रिवोक करने का काम भी डीडीएल की हेल्प से होता है। इसके बाद मेंटेनेंस कमांड की, डाटाबेस को मेंटेन करने रखने के लिए जो कमांड्स यूज होती हैं वो भी हमारी डीडीएल कमांड्स के अंडर ही आती है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना। अब हमने स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दिया, वो तो हमारा डाटा डेफिनेशन में आ गया, बट उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद जब हम उसमें वैल्यूज डालेंगे तो उन वैल्यूज से रिलेटेड जो भी काम होगा, वैल्यूज को उसमें स्टोर करवाना, उन्हें वापस से रिट्रीव करना, रीड करना, उन वैल्यूज को चेंज करना, उन वैल्यूज को डिलीट करना, ये सारे काम जो है हमारे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। कमांड्स दैट अलाउ यू टू परफॉर्म
डाटा मैनिपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज डाटाबेस में स्टोर है उन्हें रीड करना। इंसर्शन, टेबल्स में वैल्यूज को स्टोर करवाना। डिलीशन, टेबल्स से वैल्यूज को डिलीट करना। मॉडिफिकेशन, टेबल्स में जो वैल्यूज हैं उन्हें मॉडिफाई करना, चेंज करना। तो ये सारा काम जो है वो किसकी हेल्प से होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स की हेल्प से होता है। अब इसके बाद हम सबकी कमांड्स पढ़ेंगे कि क्रिएशन के लिए कौन सी होती है, इंसर्शन के लिए कौन सी होती है, तो वहां आपको ये सब चीजें जो है डिटेल में समझ आ जाएंगी। जिन स्टूडेंट्स को अगर अभी कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये सारी कमांड्स जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मेनली जो हमारा एग्जाम में आता है वो हमारा कमांड्स वाला पोर्शन ही आता है। वहां पे हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके लिए हमें कमांड्स लिखनी है कि हमें इस टेबल से डाटा रिट्रीव करवाना है, या हमें ये वाले कॉलम्स डिस्प्ले करवाने हैं, या फिर हमें इस टेबल से वो डाटा रिप्रेजेंट करवाना है जो किसी पर्टिकुलर रेंज में है। तो हमें एग्जाम में क्वेरीज लिखनी ही आती है, बट क्वेरीज लिखने के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि किस किस तरीके की कमांड होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। तो इसलिए हम पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं ताकि वो चीजें आपको जो है क्लियर रहें। नेक्स्ट होती है हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ऑल्दो अभी आप सिलेबस में कोई भी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स जो होती हैं वो हाई लेवल कमांड्स होती हैं, वो आप कॉलेजेस में जाके उसके बारे में स्टडी करोगे। अभी इनिशियल लेवल पे हमें इनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती हैं। एक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। तो जब हम एक पार्ट कंप्लीट कर देते हैं तो उसे डाटाबेस में स्टोर करवाना होता है हमें परमानेंटली। तो वो हम कैसे करते हैं, या डाटाबेस में ऑलरेडी कुछ चेंजेस हो गए हैं उन्हें हमें अनडू करना है, वो हम कैसे करते हैं। हमें सेव पॉइंट्स क्रिएट करने हैं तो वो कैसे करते हैं। सेव पॉइंट्स का मतलब होता है कि जब हम मान लीजिए एक सीक्वेंस में काम करते जा रहे हैं, ठीक है, अब यहां जाके हमारा कुछ काम गलत हो गया, अब हम इसे सही कैसे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट पे तो सही हो नहीं सकता, ये पीछे से गलती होती चली आ रही है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, अब आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा डाटा जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि पूरी लाइन जो है वो आपकी यहाँ से खत्म हो गई, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। बट मान लीजिए आप सेव पॉइंट्स क्रिएट करते जा रहे थे। सेव पॉइंट्स का मतलब क्या है, जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो, इतना काम कर लिया आपने, उसे सेव कर दिया, यहाँ आपने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया। आपने फिर से जो है वो काम कंटिन्यू किया, यहाँ आके आपने फिर से एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर से काम शुरू किया यहाँ से, ठीक है। यहाँ आके आपके पास एक मिस्टेक हो गई। अब आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पे तो आप इसे करेक्ट कर नहीं सकते, तो आपको ये डाटा तो डिलीट करना पड़ेगा। अब जब आप इसे डिलीट करोगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ इतना पार्ट आपने डिलीट किया, क्योंकि यहाँ तक तो आपने सेव पॉइंट क्रिएट किया था, यानी कि यहाँ तक का आपका सारा काम सही था। आपको पता है कि इससे पीछे आपकी कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, तो इसलिए आपने सिर्फ इससे आगे का पोर्शन डिलीट कर दिया। तो सेव पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, हम थोड़े थोड़े टाइम पे सेव पॉइंट्स क्रिएट करते जाते हैं। यानी कि अगर हमारी कोई मिस्टेक हो गई तो हमें बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू नहीं करना पड़ेगा। हमने जो लास्ट सेव पॉइंट क्रिएट किया था, हमारा सिर्फ वहां तक का डाटा डिलीट करके हम दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेव पॉइंट्स क्रिएट करना और जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेट करना, ये सारी कमांड्स जो है वो TCL के अंडर आती हैं, ठीक है। देयर आर अदर कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स ऑल्सो, बट अबव 3 कैटेगरीज ऑफ कमांड्स आर मेनली यूज्ड बाय द लर्नर्स। क्योंकि अभी हमने डाटाबेस पढ़ना शुरू ही किया है, 11th-12th क्लास में हमारा बेसिक्स होता है, तो एक तरीके से हम लर्नर्स होते हैं, तो हमें वो हाई लेवल कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी शुरू हो रहा है SQL का। अभी तक मतलब पहले हमने पढ़ा कि डाटाबेस की टर्म्स पढ़ी, टेबल, रोज, टपल, प्राइमरी की, फॉरेन की। फिर हमने पढ़ा उसे यूज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, MySQL। MySQL में जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी है, SQL। ना सिर्फ MySQL बल्कि सभी RDBMS के लिए हमें SQL लैंग्वेज ही यूज करनी होती है। अब SQL लैंग्वेज में 3 तरीके की कमांड थी, DDL, DML एंड TCL। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे कॉमन MySQL डाटा टाइप, यानी कि MySQL में कौन कौन सी तरह के डाटा टाइप्स होते हैं वो। अभी हम इन डाटा टाइप्स को करने के बाद जो है वो किस पे आ जाएंगे, कमांड्स पे, कि डाटा SQL में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, वो कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो इसके बाद जो है मेनली हमारी क्वेरीज स्टार्ट हो जाएंगी, ये लास्ट पार्ट है। Data types are means to identify the type of data
कि हमारा जो कॉलम है उसमें किस तरीके का डाटा स्टोर होगा, ये किसकी हेल्प से डिफाइन होता है, डाटा टाइप की हेल्प से। और ये डाटा टाइप ही जो है वो कॉलम के लिए डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं कि उस कॉलम में कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट, और उस डाटा को किस किस ऑपरेशन की हेल्प से हैंडल किया जा सकता है ये भी डाटा टाइप की हेल्प से ही डिफाइंड होता है। अ वैल्यूज डाटा टाइप associates a fixed set of properties with that value। तो डाटा टाइप जो है हर वैल्यू के साथ कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को एसोसिएट कर देता है। Some commonly used data type of MySQL are briefly listed below। तो ये टेबल आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये MySQL के जो है डाटा टाइप्स हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटा टाइप्स हैं ये MySQL के डाटा टाइप हैं, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर के डाटा टाइप हैं। अगर हम कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें डाटा टाइप्स में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। हमारे पास MySQL होता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है, MongoDB होता है, SQL सर्वर, हमारे पास बहुत सारे होते हैं डाटाबेसेस, और उनके डाटा टाइप्स में जो है वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। बट हम अपने सिलेबस में जो पढ़ने वाले हैं वो ये हमारी टेबल है जो कि MySQL के डाटा टाइप्स हैं। कैर यानी कि कैर में आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो और उसमें हम मैक्सिमम 25 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। वेर कैर में भी हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं और 25 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, कैर, वेर कैर। इसके बाद हम यूज करते हैं इंट जो है वो इंटीजर्स के लिए होता है और ये रेंज आपको दे रखी है, इस रेंज में हम डाटा को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट आप डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज करते हो, डबल भी हम डेसिमल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे डेसिमल के बाद प्रिसीजन 23 डिजिट्स तक चाहिए तो हम फ्लोट यूज कर लेते हैं, और अगर हमें 24 से 53 डिजिट्स तक की प्रिसीजन चाहिए तो हम डबल यूज करते हैं, ठीक है। डेसिमल जो है वो डबल वैल्यूज के लिए ही होता है, यानी कि वो फ्लोट वैल्यूज जो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रही होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेसिमल यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा डेट यूज होता है, टाइम स्टैम्प, डेट टाइम, टाइम और बुलियन। बुलियन की भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, मेन हमारे यही यूज होते हैं, कैर, वेर कैर, इंट, फ्लोट, डबल, डेट, डेट टाइम और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प भी ज्यादा यूज नहीं होता है, हमारा टाइम यूज होता है। टाइम जो है वो डाटाबेस में हम किस फॉर्मेट में स्पेसिफाई करते हैं, 2 डिजिट्स में आवर, कॉलन 2 डिजिट्स में मिनट, कॉलन 2 डिजिट्स में सेकंड। यानी कि अगर 1 आवर भी हुआ है तो भी हम उसे 01 लिखेंगे, सिंपली 1 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 2 डिजिट्स में हम टाइम जो है वो डिफाइन करते हैं, आवर, मिनट्स एंड सेकंड। सिमिलरली डेट के लिए हमारा फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम 4 डिजिट्स में ईयर स्पेसिफाई करते हैं, फिर हाइफन लगा के 2 डिजिट्स में हम मंथ स्पेसिफाई करते हैं, फिर हाइफन लगा के 2 डिजिट्स में हम डेट स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपने पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने ईयर को 2 डिजिट्स में लिखा तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से ये डेट का जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट है, बट ये भी याद रखना डेट का ये फॉर्मेट सिर्फ MySQL के लिए है, जो और डाटाबेसेस होते हैं वो डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डाटाबेस में हमें इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी होती है। डेट टाइम जो है वो क्या है कि आपकी डेट और टाइम दोनों चीज मिलेंगी। पहले आपका डेट आएगी ईयर, मंथ और डेट के फॉर्म में, उसके बाद टाइम आएगा आवर, मिनट्स और सेकंड। तो डेट टाइम से आपको दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। टाइम स्टैम्प से क्या मतलब होता है, ये भी हमें डेट और टाइम ही रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे हाइफन या कॉलम्स यूज नहीं होते, ये सिर्फ एक स्टैम्प की फॉर्म में यानी कि एक कोड की फॉर्म में डेट और टाइम को जनरेट कर देता है। आपने कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स पे देखा होगा, कुछ बहुत सारे डिजिट्स लिखे होते हैं लेकिन उन डिजिट्स का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा होता, तो वो हमारी क्या होती है, स्टैम्प होती है, एक तरीके का कोड होता है जिसे अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जैसे अगर हमने किसी पे टाइम स्टैम्प लगाई तो पहले 4 डिजिट्स ईयर, फिर 2 डिजिट्स मंथ, फिर 2 डिजिट्स जो है वो डेट, फिर 2 डिजिट्स आवर, उसके बाद के नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो है मिनट्स, एंड देन लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन जब ये सब एक साथ लिखी होंगी, अगर किसी को इस कोड के बारे में नहीं पता तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इतने सारे डिजिट्स का क्या मतलब है। तो ये हमारे मेन डाटा टाइप्स हैं जो यूज होते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर, डेट और टाइम और फ्लोट, 4 तो ये, और 2 कैर और वेर कैर, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं।
पहले हमें कैर और वेर कैर में डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहे हैं और दोनों का साइज भी कितना है, 255 कैरेक्टर्स का है। तो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है कैर और वेर कैर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द कैर एंड वेर कैर। यहाँ पे क्या होता है, कैर में हम जो साइज दे देते हैं उतना साइज हमारा फिक्स हो जाता है। मान लीजिए टेबल क्रिएट करते टाइम हमने कॉलम का साइज दे दिया कैर 50, यानी कि उस कॉलम की हर वैल्यू को कितनी बाइट्स मिलेंगी, 50 बाइट्स मिलेंगी। चाहे एक्चुअल जो हमने वैल्यू दी वो एक ही बाइट में स्टोर हो जाए, बट फिर ब्लैंक स्पेसेस ऐड हो जाएंगे। बट वेर कैर का मतलब क्या होता है, अगर आपने डाटा टाइप दिया वेर कैर 50, तो उसका मतलब है उस कॉलम में आप मैक्सिमम 50 बाइट्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए हमने नेम के लिए डाटा टाइप दे दिया वेर कैर 50। अब जब हमने एक स्टूडेंट का नाम डाला, अगर वो नाम जो है वो 2 बाइट्स में ही स्टोर हो गया, तो बाकी की बाइट्स एम्प्टी रहेंगी और उन्हें आप कहीं और यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमने डाटा टाइप दिया होता कैर 50, तो भले ही स्टूडेंट का नाम हमारा 2 बाइट में स्टोर हो गया, बाकी 50 बाइट्स में बाकी की जो रिमेनिंग 48 बाइट्स हैं उनमें ब्लैंक ऐड हो जाता, बट आप उस मेमोरी को कहीं और यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए ये हमारी कैर की डिसएडवांटेज होती है, जिसके लिए हम वेर कैर यूज करते हैं। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं एक बार, द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर इज दैट ऑफ फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। कि कैर जो होते हैं वो फिक्स्ड लेंथ के होते हैं, एक बार जो डिफाइन कर दिया उतनी उनकी लेंथ रहेगी, लेकिन वेर कैर का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ। द कैर डाटा टाइप स्पेसिफाइड अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टरिस्टिक, कि जब हमने कैर डिफाइन किया तो वो फिक्स्ड लेंथ की कैरेक्टरिस्टिक बनती है। व्हेन अ कॉलम इज गिवन डाटा टाइप एज कैर n, it means MySQL ensure that all values stored in that column have this length, that is n bytes। यानी कि जिसका डाटा टाइप कैर n है उस कॉलम की हर वैल्यू कितनी बाइट्स में स्टोर होगी, n बाइट्स में। इफ अ वैल्यू इज शॉर्टर देन n बाइट्स, यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू उस कॉलम में डली जिसकी लेंथ n बाइट्स से कम है, देन ब्लैंक आर एडेड, तो उस केस में एम्प्टी ब्लैंक्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, बट द साइज ऑफ द वैल्यू रिमेन्स n बाइट, लेकिन उसका साइज n बाइट्स ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड वेर कैर स्पेसिफाइज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, कि वेर कैर के केस में स्ट्रिंग्स की लेंथ वेरिएबल होती है। व्हेन अ कॉलम इज गिवन डाटा टाइप एज वेर कैर n, अगर हम किसी कॉलम का डाटा टाइप वेर कैर n देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ अ वैल्यू इन दिस कॉलम कैन हैव n बाइट्स, यानी कि उस कॉलम में जो वैल्यूज होंगी उनका मैक्सिमम साइज n बाइट्स होगा, लेकिन अगर n बाइट्स से कम है तो वो कम बाइट्स में स्टोर हो जाएंगी। ईच वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन दिस कॉलम स्टोर एग्जैक्टली एज यू स्पेसिफाई, यानी कि जितने स्पेस में हम लिखेंगे वो उतने ही स्पेस में स्टोर होंगी। नो ब्लैंक्स आर एडिड, कोई किसी तरह के ब्लैंक्स ऐड नहीं होंगे। इफ लेंथ इज शॉर्टर देन द मैक्सिमम लेंथ n, यानी कि अगर हमारी मैक्सिमम लेंथ से कम लेंथ है तो भी उसमें ब्लैंक्स ऐड नहीं होंगे। हाउएवर इफ यू एक्सीड द मैक्सिमम लेंथ देन द एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, अगर हमने मैक्सिमम लेंथ को एक्सीड किया तो हमें एरर मिलेगा, लेकिन अगर मैक्सिमम लेंथ से कम में हमारा डाटा स्टोर हो रहा है तो वो कम लेंथ में स्टोर हो जाएगा, मेमोरी जो है वो कहीं और यूज हो जाएगी, वो उसे वेस्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ हमारा जो है डाटा टाइप वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सेसिंग डाटाबेस इन MySQL, यानी कि हम डाटाबेस को किस तरीके से यूज करते हैं, और इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे कि डाटाबेस में कौन कैसी कैसी क्वेरीज होती हैं और उन पे किस किस तरीके से जो है वो वर्क किया जाता है। बट क्वेरीज वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी वीडियोस जो है क्वेरी वाला पार्ट हम बिगिनिंग से उसमें स्टार्ट करेंगे तो वो इजीली जो है हमें समझ आता जाएगा, सारी एक वीडियो में हम कंबाइन कर देंगे। अभी आज की वीडियो ऑलरेडी काफी हो गई है, तो अब इसमें हम क्वेरीज पढ़ेंगे तो हमें बीच में ही स्टॉप करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम क्वेरीज वाला सेक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करें और उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम क्वेरीज कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस थ्योरी पार्ट को रिवाइज कीजिए, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो वो डाउट कमेंट करके पूछिए। अगर आपको कहीं से कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो आप वो डाउट्स जो हैं वो बिना किसी भी झिझक के पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके वो डाउट्स क्लियर कर पाऊं।
और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्पीड जो है वो स्लो लग रही है या ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।